नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। 24 के लिए जो राजनीतिक गणित है उसको भिड़ाने और बनाने की जो तैयारी है वो अब लगभग सभी राजनीतिक दलों की तरफ से चल रही है। लेकिन इस 24 की लड़ाई में उत्तर प्रदेश सबसे अहम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश हमेशा ही केंद्र की राजनीति के लिए अहम रहा है। इस बार भी उत्तर प्रदेश की 80 जो लोकसभा की सीटें हैं, उन सीटों को लेकर के जो विचार विमर्श मंथन है वो लगभग सभी तरफ चल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस विचार विमर्श मंथन में काफी आगे निकल चुकी है। चित्रकूट के प्रशिक्षण शिविर की बात कर ली जाए, या उनके कोर कमेटी बैठक की बात कर ली जाए, या फिर जनता के बीच जाकर के नेताओं को क्या कहना है, कौन सी योजनाओं के बारे में बताना है, धरातल पर क्या हुआ है, इन सब के बारे में बात कर ली जाए, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता यही कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी करके इस बार ये जो टारगेट है 75 वाला, इसको 80 में कन्वर्ट कर दिया जाए। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों चित्रकूट में खुद इस बात का जिक्र किया कि हम लगातार इस मुहिम पर काम कर रहे हैं, इन योजनाओं पर काम कर रहे हैं, ताकि देश प्रदेश में जो हमारी योजनाएं हैं उनकी कॉपी की जाए। कॉपी किस तरह से? आपने देखा होगा कि कर्नाटक में और उसके अलावा कई और प्रदेशों में जो बुलडोजर वाला मामला है वो काफी प्रसिद्ध हो गया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि हमारी जो योजनाएं हैं वो आने वाले 25 सालों के लिए हैं, कि आने वाले 25 सालों में इन योजनाओं से देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं उनको कैसे बेहतर विकास की गति पर ले आना है, बेहतर विकास दिखाना है, रोजगार से जोड़ना है। इन सारी योजनाओं के लिए लगातार केंद्र सरकार भी और हम भी काम कर रहे हैं। और हमारा इस बार का टारगेट है मिशन 80। तो इस मिशन 80 के लिए जो उत्तर प्रदेश का जो रास्ता है वो रास्ता कहीं ना कहीं सुशासन और विकास से होकर के गुजरता है। लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश में सुशासन, जीरो टॉलरेंस की नीतियों को अपना रही है। जो अधिकारी किसी भी तरह से किसी भी मामले में संलिप्त पाए जाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। अभी बीती रात में ही कई ऐसे आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। लखनऊ और कानपुर के जो कमिश्नर थे उन्हें वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया है। तो आप खुद सोचिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते आए हैं, विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करते आए हैं, और इन सबके बीच जो पार्टी की गतिविधियां हैं, संगठन को कैसे मजबूत करना है, उसको लेकर के भी लगातार बैठकें करते आ रहे हैं। और उन बैठकों में ये मूल मंत्र दे रहे हैं कि आखिर हमें काम कैसे करना है। कल भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चित्रकूट में जो प्रशिक्षण शिविर लगा हुआ था उसके समापन में पहुंचे हुए थे, और वहां पर उन्होंने एक बात कही। बात उन्होंने ये कही है कि एक वर्ग हमसे जुड़ना नहीं चाहता। ये वर्ग कौन सा है, इस वर्ग पर हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये वर्ग कौन सा है। क्योंकि जब भी इस तरह के किसी एक शब्द का इस्तेमाल होता है जिसमें वर्ग या विशेष वर्ग जुड़ जाता है, तो एक विशेष समुदाय उसको अपनी तरफ ले लेता है और वो कहता है कि हमारे लिए बयान दिया गया था। तो क्या ये उसी वर्ग के लिए है? हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि हमारी नीति सबके साथ और सबके विकास के लिए है। हम लगातार सबके साथ और सबके विकास पर काम करना चाहते हैं और इसी वजह से हम लगातार सुशासन पर काम कर रहे हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में जो मिशन 80 के तहत हम काम करेंगे, उसमें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को विकास की गति पर ले आकर के एक नए उत्तर प्रदेश को जनता के सामने पेश करना है। चाहे वो रोजगार की दृष्टि से हो, चाहे वो व्यापार की दृष्टि से हो, चाहे वो अलग अलग क्षेत्रों में उनके प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने की दृष्टि में हो, जिसे हम और आप ओडीओपी के नाम से भी जानते हैं। फिलहाल अगर संगठन की बात करी जाए या उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बात करी जाए, तो लगातार इनकी जो बैठकें हैं वो केंद्र से लेकर के उत्तर प्रदेश में चल रही हैं। 29 तारीख से 31 जुलाई तक इन्होंने प्रदेश में प्रशिक्षण शिविर लगाया था। इसके पहले 27 जुलाई को कोर कमेटी की बैठक हुई थी। उसके पहले 24 जुलाई को बीजेपी शासित जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाया था, उनके साथ बैठक करी थी। 17 जुलाई को लखनऊ में ही बूथ जो सशक्तिकरण है अभियान है उसका भी जो बैठक थी उसकी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा की थी। और 2 जुलाई को हैदराबाद में बीजेपी की कार्यकारिणी बैठक थी। तो बीजेपी अपना जो मास्टर प्लान है वो लगभग तैयार कर चुकी है। लेकिन विपक्ष कहां है? उत्तर प्रदेश का विपक्ष, जो कि 22 के चुनाव के बाद मजबूत दिख रहा था, वो विपक्ष पूरी तरह से बिखर चुका है। उनके गठबंधन टूट चुके हैं। एक दूसरे की पोल खोलने का प्रयास चल रहा है बयानों के जरिए। ये कहा जा रहा है कि किसमें कितनी कौन सी कमियां हैं, कौन इसी में बैठा रहता है, कौन पैसा देकर के टिकट बेचता था। ये सारी चीजें जो हैं अब खुल करके खुले मंचों पर आ गई हैं। तो ऐसे में ये जो विपक्षी दल हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर विपक्ष के नाम पर कुछ था तो सिर्फ समाजवादी पार्टी का गठबंधन था।
वो गठबंधन टूट गया है, समाजवादी पार्टी अकेले है, वो किस तरह से टक्कर देगी, कांग्रेस बसपा इन सब का कुछ भी नहीं 2022 के चुनाव में हुआ है, अब ये 24 में क्या करेंगे, इन सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। और इसी विषय पर आज की ये डिबेट है। आप कुछ बयान सुनिए और उसके बाद इस मुद्दे को आगे बढ़ाता हूं, डिबेट को शुरू करता हूं। हम एक ऐसी पार्टी है जो आइडियोलॉजिकल बेस्ड है, वैचारिक पृष्ठभूमि पर हम खड़े हैं। मैं बार बार लोगों को बोलता हूं, देखो अगर ये विचार नहीं होता ना तो हम इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकते थे, और सब लोग मिट गए, समाप्त हो गए, और जो नहीं हुए वो हो जाएंगे, रहेगा तो फिर बीजेपी रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने चित्रकूट में जो बयान दिया उसका मतलब गलत निकाला जा रहा है। पहले भी उन्होंने एक बयान दिया था, 80-20 कहा था विपक्ष और विरोधियों के लिए विधानसभा चुनाव में। उन्होंने अपना मोटिव स्पष्ट किया है कि कुछ कतिपय लोग हैं जो खिलाफ हैं और वो बड़े मुट्ठी भर हैं, और उन्होंने हमेशा 75 पार का नारा दिया है और आज उसी पर वो कायम है। क्योंकि ये दिख रहा है, चाहे महामहिम का चुनाव हो, चाहे उपराष्ट्रपति जी का चुनाव हो, पूरे देश में विपक्ष इस समय बिखर गया है। विपक्ष भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरता जा रहा है। सबके घर से 50 करोड़ सैकड़ों करोड़ रुपए बरामद हो रहे हैं, 2-2 किलो सोना बरामद हो रहा है, आधे किलो की चूड़ियां बरामद हो रही हैं। किसी के घर पर 100 करोड़ का फ्लैट और 85 लाख का उनकी पत्नी के खाते में ट्रांसफर दिखाया जा रहा है। कुछ मंत्री आरोपों में जेल में हैं। तो विपक्ष इस समय इतना घबराया हुआ है कि अपनी भ्रष्टाचार को उजागर होने से बचाएं या हम भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करें। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है वो सभी जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनसे आपको रूबरू कराता हूं। अमित त्रिपाठी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा रजी हसन हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, अभिषेक मिश्रा जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हैं, इजहार अली हमारे साथ सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, थोड़ी देर में वो हमसे जुड़ेंगे, और आमिर साबरी साहब हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर के रूप में जुड़े हुए। मेहमान को इस डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। रजी हसन, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि 22 के चुनाव के बाद आप लोग बड़ा डफली पीट रहे थे कि हम बहुत मजबूत हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम विधानसभा में काम नहीं करने देंगे, हम सड़क पर उतर आएंगे। 2 ही 3 महीना बीता, आपके अंदर कुछ नहीं बचा है, सारा पोटेंशियल ख़त्म हो गया। और दूसरी तरफ देखिए, जिनसे आपकी लड़ाई थी, जिनके लिए आपके बयान थे, वो कितनी तैयारी कर रहे हैं 24 को लेकर के, क्या है रोड मैप आपका? देखिए, 2022 के चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने विपक्ष के रूप में एक बहुत बड़ा विपक्ष बना कर दिया है, और जो कि आज पूरी मुस्तैदी से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का विपक्ष पूरी मजबूती से सरकार के खिलाफ खड़े होने के लिए पूरी मुस्तैदी से तैयार है, और इसके लिए सदन से लेकर सड़क तक पूरी तैयारी चल रही है। कैसी तैयारी है? कैसी तैयारी? देखिए, तैयारियां हम अपने इस चैनल पे माध्यम से आप सभी को बता नहीं सकते। तैयारी हमारी गोपनीय नहीं, आपकी तैयारियां तो दिखा करती, क्योंकि आपके साथी आपसे अलग हो रहे हैं। अगर हम अपनी तैयारी अगर यहाँ बता देंगे तो हमारे जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, जो बहकाने का काम करते हैं, जो बलगाने का काम करते हैं, जो भड़काने का काम करते हैं, उनको एक और मौका मिल जाएगा और हमारे विरोध में वो और काम करने लगेंगे, जैसे कि जिस तरह का भड़काने का काम कर रहे हैं उससे और ज्यादा। अच्छा। समाजवादी पार्टी अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ता के साथ उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जनता को समाजवादी सदस्य बनाने का काम कर रही है, और आने वाले 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को या भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार को देश की कुर्सी से पहुंचने से समाजवादी पार्टी रोकने का काम करेगी। और इसके अलावा आपको नहीं लगता कि आप कमजोर हैं? बहुत कहां से कमजोर है? उत्तर प्रदेश की जनता ने जनादेश देकर हम लोगों को उत्तर प्रदेश का विपक्ष के रूप में चुना है, और देश की कुर्सी के पहुंचने का रास्ता सीधा सीधा उत्तर प्रदेश से जाता है। जब उत्तर प्रदेश की जनता ने मुझको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है कि विपक्ष के रूप की जिम्मेदारी दी है कि एक धोखेफरेबी लोगों से, धोखेबाज लोगों से, जुमलेबाज लोगों से अगर कोई मुकाबला कर सकता है, क्यों धोखेबाज जुमलेबाज ऐसा क्यों कह रहे हैं? कैसे नहीं? आप एक योजना उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की बधाई, अपने घोषणा पत्र को जो पूरा ना कर सका 2014 से लेकर 2019, 2014, 2017, 2019 और 2022, 8 साल 2 महीने की सरकार डबल इंजन की, एक जमीन पर जनता के लिए, सीधे जनता के लाभ। आप सारे चुनाव हार गए। सुन लीजिए, अब बोलने नहीं दी, सीधे बता दिए 14 से लेकर 22 तक और 24 तक
जनता को बताएं, एक जमीन पर जो जनता के लिए काम किया हो। आपने अग्निवीर लेकर आए योजना, आपने और जो है अग्निवीर लाए, और जितनी भी योजनाएं लाए हैं उसमें युवाओं का क्यों खिलवाड़ हो रहा? ठीक है। युवाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार, युवाओं के साथ धोखा करने वाली सरकार, 2 करोड़ नौकरियां देने वाली सरकार, 15 लाख अकाउंट में देने वाली सरकार, ऐसी सरकार से उत्तर प्रदेश की और देश की जनता जाग चुकी है। 2024 में समाजवादी पार्टी के साथ देकर भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम करेंगे। ठीक ठीक। आमिर साबरी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। साबरी साहब, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी मिल रही है। हाँ साबरी साहब, आपका वीडियो लिंक टूटा हुआ है, उसको सही किया जाए प्लीज। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि मुख्यमंत्री जी ने एक बयान दिया है, एक वर्ग हमसे जुड़ना नहीं चाहता है। ये वर्ग कौन सा है? इस वर्ग के बारे में मैं जानना चाहूंगा, और इस तरह का बयान क्यों दिया गया? हालांकि उन्होंने ये कहा कि हमारी नीति है सबके साथ और सबके विकास की। देखिए नितिन जी, बहुत शुक्रिया आपका इस बहस में शामिल करने का। जी भाई, ने इससे पहले बयान दिया था कि एक वर्ग, तो उस बार भी ये हुआ था कि एक वर्ग सिर्फ मुसलमानी थोड़ी है, एक वर्ग के लिए उन्होंने कहा वर्गों में बहुत सारी जातियां आती हैं, बहुत से धर्म है। हाँ। लेकिन वो उन्हें वर्ग कह करके या तो वो चला रहे हैं कौम को, और या फिर क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, ये कुछ गोलमोल सी बात नहीं लगती है आपको कि एक वर्ग ही क्यों वो कहते हैं बार बार एक वर्ग एक वर्ग? अच्छा, एक वर्ग की बात ये कहते हैं कि एक वर्ग ने वोट नहीं दिया, तो या तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पहले झूठ बोल रहे थे कि मुझे मुसलमानों ने इस बार बहुत वोट दिया, 3 तलाक के नाम पर दिया और कई चीजें उन्होंने गिनाई थी, या फिर ये मान लिया जाए कि वो मुख्यमंत्री जी अब झूठ बोल रहे हैं कि उन्होंने हमें वोट नहीं, एक वर्ग ने वोट नहीं दिया। आखिर ये 2 तरीके की दोहरे मापदंड क्यों, नितिन जी? बड़ा सवाल ये है। दूसरी बात, वोट ना देना, देखिए अभी योगी से लेके मोदी जी तक ने कहा था मुझे 11% उत्तर प्रदेश में इसमें विधानसभा में वोट मिला। उससे पूर्व उनका ये बयान था कि हमें 9% वोट मिला लोकसभा में 2019 में। तो अब ये नहीं समझ में आता नहीं, आपको नहीं लगता कि सबका साथ सबका विकास लेकर के सरकार काम कर रही है? आप लोग का भी विकास हो रहा है? नहीं, ये इससे खूबसूरत नितिन जी कोई छलावा है ही नहीं, सबका साथ सबका विकास। क्यों इसको छलावा क्यों कह रहे हैं? सबका विकास है, ये छलावा इसलिए है, सुन लीजिए कि 403 विधानसभा में उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटें हैं। हाँ। एक भी ने मुसलमान नहीं मिला जिसको ये चुनाव टिकट देके चुनाव लड़ाते। कोई नहीं एलिजिबल लगा होगा उस हिसाब से उनको। नहीं, सबका विश्वास भी सुन लीजिए। एक राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश में कैबिनेट, वो भी मंत्री नहीं है, तो ना तो ये सबका विकास हो सकता है नितिन जी, ना सबका साथ हो सकता है, ना सबका विश्वास हो सकता है। ये सिर्फ एक छलावे का नारा है और ये बहुत खुला हुआ धोखा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल वोटरों के साथ ठगी की जा रही है। ठीक है। अमित त्रिपाठी हमारे साथ बीजेपी से हैं। अमित भाई, आपने दोनों की बात सुनी, रजी हसन की भी, वो कह रहे हैं कि हम जो तैयारी कर रहे हैं वो हम नहीं बताएंगे क्योंकि आप लोग उसमें सेंधमारी कर देंगे, और आमिर साबरी ये कह रहे हैं कि हर बार आप लोग एक छलावा पेश करते हैं और ये भी छलावा ही है कि आप लोग सबके विकास की बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आमिर साबरी की बात का जवाब देना चाहूँगा क्योंकि वो मुस्लिम कहूँगा आपने टीवी पे लिखा हुआ है, तो मैं उनसे उम्मीद कर रहा था कि वो टीवी पर बैठे तो जो उनको सुनेगा तो एक मुसलमानों में जिस तरीके से वो एक मुसलमान विरोधी माननीय मुख्यमंत्री जी को साबित करना देना चाहते हैं, वो उनकी सोच को प्रदर्शित कर रहा है। जहाँ तक की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है, वो बयान किसी समाज या किसी धर्म से जुड़कर नहीं है, वो केवल और सिर्फ है जो आज देश के विकास में कहीं ना कहीं घोड़ा बन गए हैं, जो आज देश में विकास नहीं चाहते हैं, जो वो लोग हैं जो आज देश में आग लगाना चाहते हैं। जिस तरीके से कोई भी कानून बनता है उसका विरोध करने सड़कों पर उतर जाते हैं और आगजनी करने लगते हैं, ऐसे लोगों की तरफ इशारा था। लेकिन जितनी सोच होगी इंसान उतना ही सोचेगा, उसमें कोई किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। जहां तक की बात है, तो आप बता दिए, देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोलूंगा था, शांत रहिए। साबरी साहब सुन लीजिए, मैं आऊंगा। जहां तक की बात है विकास की, देखिए मैं रजी हसन जी की बात सुन रहा था, इन्होंने अभी कई चीजें समझा दी है, तो हम 2014 से ये भाषण सुनते चले आ गए, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ही सुनते चले आ गए। अभी ये कह रहे हैं हम विपक्ष में आए, हमको विपक्ष में मौका दिया है देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने, कि हम काम करें और मोदी जी को रोक पाए। लेकिन जिस समय 2014 का चुनाव होगा था उस समय तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव जी, उस समय नहीं रोक पाए। तो आज ये 2014 से जो सपने संजो रहे हैं कि हम 2014 में ये सपने देख रहे थे कि हम सत्ता पर मोदी जी को नहीं आने देंगे, फिर इन्होंने 2017 में कहा योगी जी को या मुख्यमंत्री भाजपा का नहीं बनेगा, फिर 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ, वहां भी सपने दिखाए, फिर 2022 अभी 3 महीने हुआ है। आपने देखा देश प्रदेश की जनता ने किस पर भरोसा किया। देखिए
प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, और ये देश की भी जनता जानती है, प्रदेश की भी जनता जानती है। आज प्रदेश और देश एक साथ मिलकर डबल इंजन की सरकार जिस तरीके से अभी इन्होंने युवाओं की बात की, जिन युवाओं के ऊपर ये 2014 में यही प्रयागराज में लाठियां चंगवाते थे, हमारी सरकार ने उनको रोजगार देने का काम किया, सोहबत बनाने का काम किया। देखिए तरीके से डिबेट करिए, मैं भी उसके बाद आप कहिएगा, नहीं तो आप भी नहीं पाएंगे रजियसन जी। अग्निवीर जैसी योजना लाकर देश के युवाओं का भविष्य किसी को नहीं दूंगा, ये सब चीजें मत करें, नहीं धमकाने का काम नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप किस मुंह से पूछ रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 2014 में आप 2014 से मुंह की खा रहे हैं, आपकी हैसियत नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको बार बार नकारा है, लेकिन आप झूठे सपने दिखा रहे हैं। आपके पास क्या है? कुछ नहीं है। आप गुंडई, आपको तो हैसियत दिखाने का काम आपके चाचा ने कर दिया है। आप किस मुंह से इस तरीके की बात कर रहे हैं? आपके पास जवाब नहीं है। आप जैसे लोगों को प्रदेश की जनता न देखना चाहती है, न सुनना चाहती है। आप इनको बौखला गए हैं, आपके नेता बौखला गए, किसी के पास कोई जवाब नहीं है, आप डिस्टर्ब हो चुके हैं। देखिए, किसी तरीके का कोई संशय नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी आज 3 पर है, आने वाले 2024 में 0 पे आएगी। ठीक है, प्लीज हो गया, थैंक यू, हो गया आप लोगों का। आमिर साहब क्या कहना चाह रहे थे? ये कह रहे थे, एक चीज स्पष्ट कर, आमिर भाई सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ, इस तरीके की डिबेट आमिर साहब भी सुन लीजिए, मैं आ रहा हूँ। नहीं दूंगा, ये गलत फहमी में अभी तक जिससे डिबेट करता हूं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे मुझसे नहीं कर भाजपा पाएंगे। प्रवक्ता ये कह रहे थे, लेकिन ये एक बात भी ऐसी नहीं गिना पाए कि जिसमें ये बता दें कि मुसलमानों को योगी जी ने या मोदी जी ने क्या दिया। मोदी जी का नारा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। इन्होंने कहा था कि हम मदरसों में एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहते हैं, आज तक वो भी सुविधा नहीं दी गई। योगी जी को भी 5 साल के बाद दूसरा टर्म हो गया, 5.5 साल होने वाले हैं। योगी जी भी मदरसों के नाम पर, सुंदरी तरह के नाम पर, ये भी बताने का अरे सुन लीजिए महाराज, चीजें नहीं सुन लीजिए, हथियार मिलते थे, उस मदरसों को बंद किया गया है, जहाँ पर फंडी होती थी, देश विरोधी पैसा लगता था, ये भी बताने की बात कीजिए। आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? आप केवल यहाँ पे मुसलमानों के विरोधी साबित करने के लिए सरकार को बैठे हैं। नहीं, कोई नहीं। कौन से उत्तर प्रदेश में दंगा हुआ? उत्तर प्रदेश में बताइए मुझे, 2017 के बाद जहाँ मुसलमान प्रताड़ित हुआ, मुझे बताइए। 2017 से पहले अनेकों दंगे उत्तर प्रदेश में होते थे, जहाँ मुसलमानों की हत्याएं होती थी, तब आपके मुंह कहाँ घूमते थे? तब आप बंद रहते थे, तब पैसा लेके बंद रहते थे, टीवी पे नहीं आते थे। कुछ नहीं होता महाराज, कुछ नहीं होता चिल्लाने से। झांकिए, आईना देखिए। आप जैसे लोगों से आईना देखने की जरूरत नहीं है। आपके विचार और आपके तरीके को देश जानता है। आप वो लोग हैं जो देश में आग लगाने की बात करते हैं। आपकी जिस तरीके से आप टीवी पे बात कर रहे हैं, वो दिखा रहा है हमको कि आप केवल देश विरोधी लोगों के साथ खड़े होने में लोग हैं। देश में कैसे आग लगे उसको उकसाने वाले लोग आप हैं। अरे आप मुख्यमंत्री का बयान सुनिए, आप मत सुनाइए, देश की जनता सुन रही है, प्रदेश की जनता सुन रही है, वही तय करेगी कि कौन होगा 2024 का सिकंदर। और आप जैसे लोग कहीं टिकते नहीं है। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ना आपको सुनती है प्रदेश की जनता, ना 2024। ठीक है, प्लीज, ठीक है साबरी साहब, ठीक है साबरी साहब, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा। अभिषेक मिश्रा हमारे साथ, ठीक है साबरी साहब, ठीक। और बेशर्मी की तो बात आप मत कीजिएगा, कितने बेशर्म है वो देश की और प्रदेश की जनता जानती है। ठीक है साबरी साहब, मैं आऊंगा आपके पास, ठीक है। अरे हो गया भाई, प्लीज, ठीक है, थैंक यू, मैं आऊंगा साबरी साहब आपके पास। अभिषेक मिश्रा जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में। अभिषेक भाई, आपको क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो 80 लोकसभा की सीटें हैं और जिस मिशन के तहत उत्तर प्रदेश में बीजेपी काम कर रही है, उसके मुकाबले मौजूदा विपक्ष कितना मजबूत है, कितनी टक्कर दे पाएगा? देखिए नितिन जी, पहली चीज़ तो ये कि अब जो लड़ाई होनी है या जो अगला टारगेट है वो प्रदेश का नहीं, वो तो पूरे देश की बात करने वाली बात है। कई सारी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां भी कुछ जो अपने आप को कहती हैं नहीं रह गई अब या ना रहने की कगार पर आ चुकी हैं, तो सबको देखने की ज़रूरत है। मैंने 2000 जब ये 22 का इलेक्शन हुआ था, उसके बाद आपने मुझे बुलाया था, तब भी मैंने एक बात कही थी कि एक बहुत मजबूत विपक्ष की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि जनता खुश बहुत है सरकार से। आप भी पत्रकार हैं, निकलते होंगे, मैं भी समाज का हिस्सा हूँ, बहुत सारे लोग मिलते हैं, खुद भी वोटर हूँ, बात करता हूँ, लोग बताते हैं उनको एक बात वो कहते हैं कि हाँ बात तो गड़बड़ है, सरकार की ये नीति तो गड़बड़, लेकिन क्या करें, किसको दे दें। राहुल गांधी जी सरकार बनाने की पोजीशन में नहीं है, अखिलेश यादव जी सरकार बनाने की पोजीशन में नहीं है। ओवरऑल सिचुएशन ये है कि जनता को विपक्ष आपका कोई एक चेहरा अपने आप को स्थापित नहीं कर पा रहा है, जनता के बीच में विश्वास नहीं बना पा रहा है कि हाँ इनके विकल्प के तौर पर मैं मौजूद हूँ।
और शायद इसका फायदा सत्ता पक्ष को कायदे से मिल रहा है। वरना अगर आज विपक्ष मजबूत होता तो मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कह सकता हूं, अगर आज विपक्ष मजबूत होता, मात्र 1.5 साल बचा है सरकार के इलेक्शन आने के लिए, पार्लियामेंट्री इलेक्शन आने में, और जीएसटी 12% कर दी गई, पेट्रोल कहां पहुंच गया, रुपया किस स्तर पर जा रहा है, कोई बात नहीं हो रही है। विपक्ष को नहीं इस चीज को जनता के बीच में ला पा रहा है, जनता को नहीं समझा पा रहा है। आप देखिए ना 2014 से लेकर अब तक, अभी जो रजी हसन जी ने कहा, बात सही कहा कि बहुत सारे वादे किए थे सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने किया था। सवाल ये है भैया कि ये बात टीवी डिबेट में नहीं कहनी है, ये बात आपको एसी कमरों से निकल के जनता के बीच में जाके बताने की जरूरत है। मैं इस बात की तारीफ करता हूं। एसी बोल दिया, फिर नाराज हो जाएंगे। नाराज होने की बात नहीं, अगर वो होते हैं तो मैं देखिए, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं और ना कोई राजनीतिक रूप से कोई वो लगा रहा हूं, लेकिन ये सच है, इस चीज को को मानना पड़ेगा, और ना माने तो जनता देख रही है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि अभी 2 साल है, आप अभी बैठे हैं शांति से, आपको कहीं नहीं देखा जा रहा है, आपका कोई सम्मेलन नहीं दिखाई पड़ रहा, आपका कोई रोड शो नहीं चल रहा है, आपका कोई संघर्ष नहीं चल रहा है, आपका कोई सरकार के विरोध को कोई आंदोलन नहीं चल रहा है। और ये सत्ता में रहते हुए अभी से ही संगठन के प्रोग्राम इनके शुरू हो गए, 2 साल है इलेक्शन को, और हमेशा से रहा है, ये अभी की बात नहीं है। वो 17 का इलेक्शन रहा हो, वो 19 का इलेक्शन रहा हो, वो 22 का इलेक्शन रहा हो, मतलब 14 से कंटिन्यू जितने भी इलेक्शन हुए, जहां कहीं के भी हुए, बीजेपी देखिए सालों साल इलेक्शन लड़ती है, डे फर्स्ट इलेक्शन लड़ती है, और आप जब इलेक्शन आता है तब इलेक्शन लड़ते हैं। इस चीज को तो स्वीकार करना पड़ेगा विपक्ष को। ठीक है। और एक चीज और बता दूं, मैंने 22 के जब इलेक्शन खत्म हुआ तो उसके बाद भी कही थी कि एक चीज तो साबित हो चुकी है कि आराम तलब राजनीति अब नहीं रहेगी। राजनीति करनी है तो सड़क पर उतरना पड़ेगा, राजनीति करनी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी है, थोड़ी बहुत अगर आज जनता को हो तो अखिलेश यादव जी से है, तो अगर राजनीति करनी है तो उनको मुलायम सिंह यादव से सीखना पड़ेगा, उनको मुलायम सिंह की यादव की 70 से 80 के दशक की राजनीति याद करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, और उस राजनीति में उतरना पड़ेगा, अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के रथ को रोकना है तो। और यही चीज पूरे देश पर लागू होती है, यही चीज कांग्रेस पर भी लागू हो रही है, और यही चीज आम आदमी पार्टी पर भी लागू हो रही है, यही चीज हर प्रदेश की जो क्षेत्रीय पार्टियां उनके ऊपर लागू हो रही है। क्योंकि जनता के बीच में इनके, देखिए इन्होंने बहुत सारी बातें कही थी 2014 में, इन्होंने ही कहा था ना कि जब जो रुपया स्तर, जब सरकारें भ्रष्टाचारी होती तब महंगाई बढ़ती है, तो आज क्या बात है। इन्होंने ही कहा था कि मुलायम सिंह मनमोहन सिंह जी की उम्र पार कर जाएगा डॉलर, उनकी नहीं कर गया लेकिन आपकी कर गया, कई गुना ज्यादा, आपकी उम्र से ज्यादा चला गया डॉलर, कोई सवाल नहीं है, कोई बात नहीं है। नोटबंदी पर नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जिस चौराहे पे कहेंगे मैं आके आपके खड़ा हो जाऊंगा, उसका 19 का इलेक्शन आया, 22 का इलेक्शन आया, क्या मोदी जी ने, क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने किसी मंच से नोटबंदी का फायदा गिनाया? लेकिन विपक्ष भी इसको भुना नहीं पाया। किसी विपक्ष की पार्टी से मैंने नहीं पूछा कि नोटबंदी का कोई प्रश्न पूछा गया हो। आपने दुनिया भर की बातें की, 2022 के इलेक्शन में भी बहुत सारी बातें अखिलेश यादव जी ने कही, मगर मुद्दों से भटके रहे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इजहार अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुभाषपा से। इजहार भाई, ये रजी हसन समाजवादी पार्टी से बैठे हुए ये कह रहे हैं कि हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं प्रधानमंत्री मोदी को 24 के चुनाव में रोकने के लिए। ये आपको तो रोक नहीं पाए, शिवपाल यादव को रोक नहीं पाए, अब ये कह रहे हैं मोदी जी को रोकेंगे। ये इसी पे इनका चलता रहेगा, ये मुसलमानों को डर दिखाएंगे और ये वोट ले लेंगे, भाजपा जीत जाएगी, इनका खाता नहीं खुलेगा, और उसके बाद जब मुस्लिम समुदाय पे जब अत्याचार अन्याय होगा तब ये चुपके घर में ऐसे पड़े रहेंगे। देखिए सवाल वो नहीं है, ये इनकी रणनीति हमेशा रही है। देखिए सवाल ये है, आज सारे विपक्षी दल माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को क्यों टारगेट कर रहे हैं? क्योंकि इनको डर है, इनसे जमीन खिसक चुकी है कि आज अध पिछड़ी जात पे एक नेता जो पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों की, आदिवासियों की आवाज बन के उठा है, आज देश और प्रदेश में अपनी स्थापित छवि स्थापित की है। आज इनको डर है कि हमारे वोट न खिसक जाए दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़ी दलित समाज के। तो इनको ये सामाजिक न्याय की बात नहीं करेंगे। आज जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट 27% जो पिछड़ा वर्ग में है, इसमें 7% पिछड़ा और 9% पिछड़ा और 11% सर्वाधिक पिछड़ा, इसकी बात जब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सदन में उठाते तो किसी दल के नेता, किसी जो इनके ही राजभर समाज के जो विधायक और मंत्री हैं, ये इनको उठाने काम नहीं करते, न साथ देते हैं। तो आज इनकी जमीन खिसक चुकी है। ये सामाजिक, उनकी शिक्षा, बेरोजगारी बात नहीं करेंगे, बस हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान, वोट ले लो। अरे आप ये बताइए, आजादी के समय मुसलमान 38% था नौकरियों में, आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि दलितों से बदतर है मुसलमानों की स्थिति। पिछड़े दलितों को कितनी नौकरियां दिया, और पिछड़ों को कितना इंस्पेक्टर और हवलदार और सिपाही, लेखपाल, कानून को कितना बनाया।
लेकिन इसी प्रण के साथ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पूरे अपने समाज से, और जो हमारी स्थापना हुई है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की स्थापना, वो इसी मुद्दे पे हुई है कि हम जब तक पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और मुसलमानों को और दलितों को, पिछड़ों को जब तक हम न्याय नहीं दिला देंगे तब तक चुप बैठने वाले नहीं है। लेकिन इनकी एक जो कि अब इनकी क्या करेंगे आप लोग आगे? नहीं, हम जनता के साथ गठबंधन में है और उनकी आवाज उठाते रहेंगे, इनके हक हकूक अधिकार के लड़ते रहेंगे। हाँ। और ये लड़ाई जब तक जारी रहेगी जब तक हम अपने ये वादे को सपा पूरा वाले न कह रहे हैं करते। आप लोग बीजेपी की ही बात बोल रहे हैं। अरे काहे बीजेपी वाले, अरे तो सपा वाले रजी हसन जी बताएं, अभी 2022 के चुनाव में हमारी इनकी खटास कहाँ से हुई? अब पिछड़ों को कितने टिकट दिया इन्हें? कश्यप, कहार, धोबी, धानुक और खटीक, पासी, कितने टिकट दिए इन्होंने? बताइए। पश्चिम में हमारी जब ये पहली लिस्ट जारी हुई तभी तो इनका तो हमारा चलने लगा। भाई आप जब टिकट आज बताओ, आप भागीदारी वोट देने की बात करते हो और हिस्सेदारी देने की बात नहीं करते हो। वोट दे दो, बस वोट दे दो, हिस्सेदारी हम नहीं देंगे, ये कैसे चलेगा? आप मुसलमानों से डर दिखा के भाजपा का वोट ले लेते हो और उसके बाद उनकी हिस्सेदारी देने की बात आती है तो आप ये 1217 5 साल सरकार चलाए, ये बताएं लिस्ट जारी अभी कल तक ये भी तो सवाल हाँ, इसीलिए वो अलग हो गए, ये सारे दर्द हैं उनके। बात ये नहीं है, बात ये है कि जब हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे तब ये इजहार भाई रजी हसन कह रहे हैं आप लोग की ख्वाहिशें बड़ी हैं, इसी वजह से आप लोग का दर्द निकल रहा है। अरे हमसे इतना मजबूत साथी इनको कहाँ मिलता? अरे इन्होंने तलाक दिया ना, हमने तो नहीं छोड़ा। अच्छा, अभी कहाँ छोड़ा हमने? राष्ट्रपति के अब कैसे छोड़ेंगे आप? अभी पत्र कहाँ जारी छोड़ा कर दिया आपने, अब कह रहे हो कैसे अभी छोड़ेंगे? कहाँ छोड़ा हमने आपको? जी आप चैनल पे बताइए क्या मैंने छोड़ दिया आपको? अरे आपने तलाक लेटर नहीं जारी किया? तलाक लेटर कहाँ जारी किया? जहाँ जाना अभी चाहिए। लिखित तलाक नहीं हुई है। और कहीं क्या है? अरे भाई कहाँ तलाक दिया भाई मैंने अभी आपको? अभी तलाक हुई है, लिखित नहीं हुई है। कबूल कर लिया। अच्छा, आप ये कह रहे हैं हलाला करके आ जाइए। इसी तलाक पे तो मोदी जी ने बैन लगाया है। अरे तो मोदी जी ने पहले कहा, आपने लेटर जारी किया नहीं जारी किया? हम आपसे क्या अलग हुए? हमारी लड़ाई आप देखिए, हमसे अलग नहीं माननीय है। देखिए आपको हम बता दें, माननीय अखिलेश यादव को निकाल हमने आप अगर गठबंधन पिछड़ों किया की था, बात करते हैं तो हमसे अलग नहीं है। परिपक्व नेता है। आप और जो अगर हमारी दलित की लड़ाई बात है, करते हैं तो दलित हमसे पिछड़ा अलग नहीं है। किसकी बात करते हैं? हमारी लड़ाई है, आप हम इनके साथ मजबूती के साथ सरकार लड़ेंगे। विरोधी इनकी बात सरकार करते हैं तो बनेगी हमसे इनको अलग नहीं है, अधिकार हमारे अधिकार साथ हैं आप। दिलाने की। किसकी बात करते हैं वो? और परेशान ना होइए इजहार साहब, जी अब हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अरे हम कैसे मिलकर चुनाव लड़ोगे यार? परेशान ना आप हो। किस ख्वाब में आप पड़े हुए हो? इजहार अली साहब ये आपका हलाला करने के लिए लगाए हैं। आप मुझे ऐसा लग रहा है उनका मजाक बना रहे हो। क्या बात कर रहे हो आप? देखिए, अरे आपकी मानसिकता तो निकली आई सामने। अरे है? क्या हमने आप मानसिकता पिछड़ों की निकली? बात की। बताइए आप आप। बताइए आप पिछड़ों को आप हिस्सेदारी क्यों नहीं देते हो? हम इस बात पिछड़ों का के जवाब साथ इस चैनल पे हैं, देके ओम जाइए आप। प्रकाश जी के साथ हैं। इजहार अली साहब, सुना है अरे राजभर साहब के काहे बेटे को एमएलसी आप- बनाया जा रहा है। नहीं, काहे के साथ हैं अब काहे के साथ हैं? क्यों अभी क्या? आपने लेटर जारी कर चलिए दिया। ठीक है आपने प्लीज। गठबंधन तोड़ने का ऐलान ठीक है किया, हो प्रेस गया कॉन्फ्रेंस करके। हो गया, ठीक है भाई, ठीक है। नहीं उन्होंने कह दिया हम अलग है, ठीक है। अमित त्रिपाठी क्या कहना है? ठीक है इजहार भाई, मैं आऊंगा। इजहार भाई एक सेकंड हाँ, हाँ, एक सेकंड हाँ। नहीं, इसका जवाब दे कैसे? तो मेरे अखिलेश यादव जी का खंडन करें, हाँ। उस तत्व का खंडन करेंगे। ये तो सम्मान की बात है, जहाँ जिसको ज्यादा सम्मान मिलेगा वो वहां जाएगा। आपको मुझे लाभ आप एक तरफ कह रहे हैं उनकी ख्वाहिशें बड़ी हैं, फिर आप ये कह रहे हैं जहाँ सम्मान मिलना वहां जाए, भाई, फिर ये भी कह रहे हैं कि हमसे हम अलग लोग नहीं है। विपक्ष के दल में बैठे हैं, हम लोगों के पास क्या है देने के लिए? ठीक है प्लीज, आपको ठीक सम्मानी है, है, ठीक है अमित भाई, मगर ख्वाहिशें जब बड़ी ठीक है, होती है तो ठीक है, उसके बाद ठीक है। सम्मान छोटा हो प्लीज, जाता ठीक है, हो गया हो गया हो गया। हमारी शोषितों, वंचितों, दलितों, अल्पसंख्यकों की और पिछड़ों की की जो लड़ाई हमारी है वो जारी रहेगी। सामाजिक ठीक है इजहार भाई, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा। ठीक है इजहार भाई, कोई ताकत रोक नहीं सकती। ठीक, मैं आऊंगा अमित त्रिपाठी। देखिए नितिन भाई जी। अभी पिछड़ों अति पिछड़ों की बात हो गई थी, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर गए थे समाजवादी पार्टी के मुद्दे। मैं आज ही आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, आप भी बताइएगा कि मैं गंभीर हूँ। एक इन्होंने प्रत्याशी दिया है कीर्ति कौंग, जो अभी आज भी नामांकन उन्होंने करके आए, वो एक आदिवासी समाज से आती है, अति पिछड़ों में आती है। आप भी जानते हैं कि किस तरीके का इन्होंने उनके साथ एक षड्यंत्र रचा और एक महिला का अपमान करने का काम किया। वो किस तरीके से, जब इनके पास वोट जिताने के थे तब इन्होंने उस प्रत्याशी का नाम कहीं पर नहीं भेजने का काम किया, और आज
जब वो प्रत्याशी कहीं से नहीं जीत रहा, इनके पास वोट नहीं है, तो कीर्ति कौर को आगे करके इन्होंने केवल और केवल छलावा किया है, एक महिला का अपमान किया है। कहीं ना कहीं ये दलित पिछड़ों का अपमान करने वाला किस तरीके से विरोध है, क्योंकि वो कहीं से नहीं जीत रही हैं, केवल एक डमी के रूप में उनको खड़ा करके किस तरीके से अपमान किया, ये इनका दोहरा चरित्र है और इनकी करनी और कथनी में फर्क आपको साफ दिख जाएगा। अब यहाँ बात हो गई थी कि नोटबंदी की। नितिन भाई 2016 में नोटबंदी हुई थी, और अगर कोई सरकार कोई फैसला लेती है तो उसका सबसे बड़ा होता है कि जनता उसको किस तरीके से लेती है। उसी के बाद 2017 का चुनाव हुआ था, कितनी बम्पर जीते, सीटें आई, भारतीय जनता पार्टी को, सरकार हमारी बनी। ये कह रहे हैं मोदी जी ने महंगाई बढ़ा दी। अरे मोदी जी ने सब कर दिया 2014, 2019 और जितने भी चुनाव हो गए उत्तर प्रदेश और चाहे और राज्यों में, वहां भारतीय जनता पार्टी क्यों जीत रही है? क्योंकि उसको पता है कि देश का भरोसा मोदी जी में, और मोदी जी ने जिस तरीके से आज भारत की छवि इंटरनेशनल पटल पर बनाई है वो किसी से छुपा नहीं है। आज चाहे महिला सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में काम हो रहे हो, जिस महिला जो अपने घर में गैस चूल्हा देख नहीं सकती थी, देखिए समस्या क्या है, समस्या ये है कि कुछ लोग बौखलाए गए हैं टीवी पे, तो वो सुन नहीं सकते हैं। ठीक है, जहां तक की बात है, अभी इन्होंने कहा महंगाई बढ़ गई है। मैं पूछना चाहता हूं कि आज आप घर बनवाने के लोन लेते हैं तो 2.5 लाख की सब्सिडी मिलती है। प्रधानमंत्री आवास फ्री में लोगों को देने का काम कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। किस तरीके से आज जो आयुष्मान के तहत स्वास्थ्य सेवाओं में लोगों को देने का काम कर रही है, फ्री में से इलाज कराने के लिए अगर कोई देगा तो वो मोदी जी की सरकार कर रही है। आज उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे देने वाला राज्य बना है देश में, तो उत्तर प्रदेश है। आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, चाहे पूर्वांचल हो, चाहे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे हो, तमाम एक्सप्रेसवे हो, एयरपोर्ट, आज इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मजबूत होगा, मेडिकल कॉलेजेस बन गए। किस तरीके से जहां आजादी के बाद से 14 मेडिकल कॉलेज थे, आज 59 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में बनके तैयार हैं। देखिए, कहने वाले आरोप लगाने में कहते हैं, लेकिन मैं आपसे टीवी चैनल पे आपके सबसे कहना चाहता हूं कि आखिर अगर कोई फैसला सरकार लेती है तो जनता बाद में तय करती है कि क्या करना, और जनता ने बार बार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, क्योंकि भरोसा ही भारतीय जनता पार्टी में है। और ये विपक्ष किस मुंह से बात करते हैं, ये लोग तो केवल और केवल खाना पूर्ति करने आए, एसी कमरों में बैठ के अपने चाचा, अपने पिता। और एक चीज और कहना चाहूंगा, अभी आपने संगठन की, 1 मिनट बस, अभी इन्होंने कहा कि संगठन इनको लड़ना चाहिए, तो जब संगठन होगा तब तो लड़ेंगे ना, क्योंकि परिवारवादी पार्टी है। इनके यहाँ बच्चा भी पैदा होता है तो उसको कह दिया जाता है तुम विधायक बनोगे, तुम मंत्री बनोगे, तुम फलाना बनोगे, तुम ढमकाना बनोगे। आम कार्यकर्ता को जगह नहीं मिलती है। इनके यहाँ कोई मुख्यमंत्री यादव से हटके बन नहीं सकता है, केवल बनेगा तो अखिलेश यादव ही बनेंगे, अखिलेश यादव के लड़के बनेंगे। सुभाष चाचा जिन्होंने पूरी जिंदगी खपा दी, वो धरातल पे, आज उनको कोई पूछ नहीं रहा है। तो इस तरीके की चीज है, इस तरीके के लोग जो अपने के नहीं हुए, वे प्रदेश की जनता के क्या होंगे? ठीक है मिश्रा जी, क्या बड़ा दर्द है चाचा। हाँ, अभी हमारे प्रवक्ता जी कह रहे हैं शायद उन्होंने मेरी पूरी बात को ठीक से सुना नहीं, या शायद सुनना चाहते नहीं हैं। और अगर मेरी बात इतनी बुरी लग रही है तो स्पष्ट तौर पर 2 लाइन की बात जो मैंने पूछा था बता दिए होते। मैंने ये कहा कि विपक्ष जनता के बीच में अपना विश्वास नहीं जगा पा रहा है। मैंने कहा कि आपको वोट जनता ने नहीं दिया। मैंने कहा कि आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी है, आपकी कार्य करने की क्षमता अच्छी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जनता बहुत खुश है। मैंने ये बात कही थी। अब आप बारे अपनी योग्यताएं नहीं हैं। हाँ, तो आप जरा बता दीजिए कि क्या नरेंद्र मोदी जी ने नहीं कहा था कि डॉलर जो है मनमोहन सिंह की उम्र गिरा देगा? आज क्यों बढ़ गया? क्या नरेंद्र मोदी जी ने यह नहीं कहा था कि जब सरकार भ्रष्टाचारी होती तब महंगाई बढ़ती है? क्या आपने संसद में जा करके चूड़ियां नहीं भेजी थी मनमोहन सिंह जी को महंगाई के लिए? अच्छा, अब आप बात करते हैं आयुष्मान कार्ड की। बहुत न बताइए, अभी हो करके आ रहा हूं, मेरे पिताजी भी भर्ती थे, मुझे पता है आयुष्मान का हाल। आयुष्मान में ऑपरेशन कराने आप जा रहे हैं तो आधा जांच करा के छोड़ दिया जाता है। 2-2 दिन, प्लीज डोंट इंटरप्ट मी। 2-2 दिन, 3-3 दिन पेशेंट वहां बिस्तर पर पड़ा है, आधा इलाज कराए। जब पैसा आता है 3-3 दिन, अरे आप एक कैशलेस कार्ड जैसे हेल्थ स्कीम चलती है वैसे कर दिए होते, या डॉक्टरों को आप इंस्ट्रक्ट कर दिए होते कि फिलहाल ट्रीटमेंट चलाओ, लेकिन ऑपरेशन के लिए एडमिट तब करो जब पैसा आ जाए। आप आधा इलाज में, जैसे कि अगर कोई किसी को जो है वो एंजियोप्लास्टी करानी है तो एंजियोग्राफी का पैसा वो जमा कर दे, उसकी एंजियोग्राफी हो जाती है, लेकिन एंजियोप्लास्टी नहीं होती है। एंजियोग्राफी देके छोड़ दिया जाता है, वो बिस्तर पर पड़ा रहता है। 2-2 दिन, 3 दिन, 3.5 दिन लगता है इनके आयुष्मान आने में, का पैसा आने में, और उसके बाद दोबारा से एंजियोप्लास्टी की जाती है, फिर से चीरा जाता है और फिर से डाला जाता है, तब वो स्टंट पड़ते हैं जो एक ही दिन में पड़ सकते थे। ठीक है, जवाब। सब्सिडी की बात, सब्सिडी की बात, 2014 में जब जो है मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तब सब्सिडाइज रेट इस देश में सिलेंडर का 450 रुपए था।
आज की तारीख में 1100 रुपए है और सब्सिडी आती है 35 रुपए। गैस की सब्सिडी को अपनी पीठ जो ठोक रहे हैं आप, 35 रुपए और 40 रुपए सब्सिडी आ रही है और सबको वो भी नहीं आ रही है। जवाब ले ले मिश्रा जी, जवाब ले। हाँ अमित भाई क्या कह रहे हैं? आप सीधे सीधे बस एक मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। आपको मेरी बात बुरी लग रही है, आप सीधे सीधे बता दीजिए कि क्या मोदी जी ने ये बात नहीं कही थी, एक चीज। और दूसरी चीज कि नोटबंदी का क्या फायदा हुआ, भ्रष्टाचार कहां खत्म हो गया, आतंकवादी घटनाएं कहां खत्म हो गई, पत्थरबाजी कहां खत्म हो गई, वो आप बता दीजिए। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बताइए कि कौन से ऐसे प्रोग्राम और राजनीति में प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी का नेता इलेक्शन में खड़ा होकर नोटबंदी के फायदे गिनाए जनता के बीच। ठीक है अमित भाई, क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि जिस चौराहे पर खड़ा हो जाऊंगा। ठीक है अमित भाई। आप कह रहे हैं मोदी जी ने कहा था, किस विपक्ष के नेता ने कहा कि नोटबंदी के फायदे यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो मैं कह रहा था कि विपक्ष नहीं गिना पाया, तो आपको क्यों मिर्ची लगने लग गई? तो मुझे क्यों मिर्ची लगेगी? आपने ऐसी बात नहीं कही, गलत मैंने यही तो कहा कि विपक्ष कमजोर है। तो विपक्ष मैं तो मैं खुद कह रहा हूं, तो आप क्यों लग गया? मोदी जी को कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है, आपको विरोध करने के लिए चिल्लाएंगे, इनका विरोध सरकार बनाएंगे, जनता को बहुत अच्छे हैं। आपके यहाँ के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नहीं प्लीज एक एक करके, प्लीज एक एक करके, ऐसे नहीं भाई, एक एक करके प्लीज, एक एक करके प्लीज। मैंने आपको कुछ कहा ही नहीं, आपको क्यों इतना नहीं, तो आप क्यों इतना इतना लग गया मेरी बात पर? अरे भैया, क्यों कर मैं आपके जब काम करेंगे तभी तो नहीं बौखलाएंगे। मैं आऊंगा काम किया नहीं, एक एक करके। रजिया चंद भाई, काम बहुत किए, कारनामे नहीं किए समाजवादियों की तरीके से, इसलिए आपको दर्द है। और जहां तक कि अभी भ्रष्टाचार पे बात आई, मैं एक चीज बता दूं, आप भी वकील है, जगह पता कीजिएगा, पुराने समय में पकड़े तो गए, किसी नेता का संरक्षण तो नहीं है, किसी मंत्री का संरक्षण तो नहीं है। इस तरीके से 2017 के पहले इस तरीके को हमने बोला था बीच में, जवाब के लिए उन्होंने कहा था। नहीं तरीका नहीं, तरीका आपको नहीं समझाएंगे, आप मुझे आप मुझे नहीं समझाएंगे, मैं बीच में नहीं बोला था, आपको समझाएंगे, मुझे समझाने की जरूरत भी नहीं है। वन बाय वन प्लीज, वन बाय नितिन भाई आपने हो गया। रजिया मैं आऊंगा आपके पास। नितिन जी आपने मुझे कहा था बात करने को, अपनी ठीक बात है। पूरी कर लीजिए। जहां तक की बात है, इन्होंने कहा कि मोदी जी ने कहा था, मोदी जी ने कहा था, लेकिन आप भी जानते हैं कि किस तरीके से पूरे विश्व ने तो कोरोना का एक जो कहर है वो झेला है। आज केवल भारत पे नहीं, पूरे विश्व में आर्थिक संकट कहीं ना कहीं, और श्रीलंका जैसे हाल आपने देखे हैं, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव है, इसको मानना पड़ेगा। लेकिन जहां तक की बात है कि अभी इस तरीके में भ्रष्टाचार पे कोई कार्रवाई नहीं। अरे नितिन जी आप एंकर हैं, आप मुझे गलत ठहरा दीजिए अगर मैं कह रहा हूं, क्या इतिहास भारत में उत्तर प्रदेश जब से बना है, आप मुझे बताइए कि क्या सबसे ज्यादा कोई अगर कहीं सस्पेंड या बर्खास्त हुआ, सबसे ज्यादा अगर कार्रवाई हुई है तो 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में योगी जी के सरकार में हुई है। जहां तक की बात है कि लोगों की, जहां तक की बात है, देखिए आयुष्मान की बात, आयुष्मान भारत की जहां तक बात है, आयुष्मान में मुझे नहीं पता ये कहा गया, मैं भी यहीं रहता हूँ और यहीं पे मैं भी समाज सेवी में लोगों के साथ जाता हूँ, कई जगह पर हो सकता है उनके साथ हुआ हो, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि आयुष्मान का पैसा तुरंत भी आता है, कार्रवाई भी होती है, तुरंत एडमिट करते हो, इलाज भी होता है। तो केवल निगेटिव उसमें आना है तो आप कुछ भी कह दीजिए, लेकिन जो चीजें हैं उसको भी हमें जिम्मेदारी से मानना होगा कि सरकार ने जो चीजें कही है। काउंटर ईमानदारी की बात कही जा रही है, अभिषेक जी जल्दी से करिएगा, फिर आगे चौकीदार की बात कही जा रही है। स्विस बैंक में इस देश से काला धन 1.5 गुना हो गया। क्या हुआ, कैसे हो गया? ये सारे के सारे भ्रष्टाचारी देश छोड़ के भाग कैसे जाते हैं? 20-20 करोड़, 50-50 करोड़, 500-500 करोड़ रुपए के घोटाले का बैंकों के निकल के कर्जे नहीं आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? ये स्विस बैंक में 1.5 गुना आप कराने का कैसे हो गया और देश का कर्जा कैसे बढ़ा? जवाब ले ले, समय का कर्जा कैसे बढ़ा जा रहा है? समय भी कम, जिसका इन्होंने नाम लिया है, उनको लोन देने का काम उस समय के वित्त मंत्री चिदंबरम ने किया था। उस समय तो ये चुप थे, आज इनके दर्द समझा नहीं चाहते, परेशान हो गए, बौखला गए, आप अभी हमको पाठ पढ़ा गए थे, आप बाबू गए। सुनिए, मैंने आपके बोला था, आप नहीं सुनेंगे तो बोलूंगा मैं भी, बोलूंगा तो ही, बताऊंगा क्या? आप क्या सोच रहे हैं, दबा लेंगे? वो नहीं दबा पाएंगे, बिल्कुल पूछिए, लेकिन सुनने की ताकत रखिए। नहीं सुन रहे हैं आप बौखला गए, नहीं आप बौखला गए, क्योंकि मुझे मुख्यमंत्री पद मिल रहा है, इसलिए बौखला गया हूं। हो गया, मुख्यमंत्री बढ़िया आपको बात कर रहे हो यार। अरे मैं तो किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूं आज तक। हो गया भाई, अरे हो गया, बाकियों के पास भी चलने दीजिए, बाकियों के पास भी चलने दीजिए। इजहार भाई क्या कह रहे हैं आप? देखिए, हाई कोर्ट का आदेश है महोदय 11/3/2022 का कि भर और राजभर जाति को अनुसूचित जात में
अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। ये आदेश उत्तर प्रदेश सरकार को दिया गया है। और यही बात जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर सदन के अंदर उठाते हैं तो जितने भी, चाहे भारतीय जनता पार्टी चाहे समाजवादी पार्टी, जितने भी राजभर समाज के जो विधायक मंत्री वहां बैठे हुए होते हैं, वो एक बार भी इसके लिए आवाज नहीं उठाते हैं। तो क्या मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि क्या पत्रकार महोदय उनसे भी ये बात पूछेंगे जो राजभर समाज का जो ये ठेका लेके बैठे हैं कि जब हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि भर और राजभर समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए, आखिर क्यों नहीं इसको शामिल किया जा रहा है? मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। मैं जिस बात को मेरे माननीय राष्ट्रीय ओम प्रकाश राजभर जी सुहेल जो भारतीय समाज पार्टी की स्थापना हुई है कि पिछड़ा दलित अर्ध पिछड़ा अल्पसंख्यक के उत्थान के लिए, उनकी शिक्षा और रोजगार के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी चिकित्सा के लिए हम प्रतिबद्ध है और इसी प्रतिबद्धता के साथ नहीं तो मौजूदा सरकार तो कह रही है ना कि सबका साथ सबका विकास हो, तो सबको साथ में लेकर चल रही है। नहीं तो ये जो आदेश हुआ है आखिर इसको क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है राजभर समाज को? ये भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे बताएंगे भाई सरकार उनके इसको क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं? जब हाईकोर्ट ने आदेश ठीक है, मैं जवाब ले लूं इजहार भाई, अमित भाई। देखिए नितिन जी, जैसा कि आदेश 3 मार्च का उस समय भी आप जानते थे कि आचार संहिता लगी हुई थी और उसके बाद से तमाम जो हमारे घोषणा पत्र था उसको भी क्रियान्वित करना था और उस पर भी काम चल रहा है। आने वाले समय में जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया उस पर भी पार्टी अपना काम करेगी, सरकार अपना काम करेगी और इनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ तक कि मैंने आपसे बताया कि आज चाहे पिछड़ों और दलित पिछड़ों की बात करते हैं तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ, अगर सबसे ज़्यादा किसी की भागीदारी भारतीय जनता पार्टी में हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे आज राष्ट्रपति राजनाथ कोविंद जी हो, चाहे आज द्रौपदी मुर्मू जी हो, उस सब में भागीदारी अगर किसी ने देने का काम किया है तो आपके राजभर जी भी इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़े हुए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो आप चाहते थे वही किया और कभी भी भारतीय जनता पार्टी दलित अति दलित पिछड़ों की विरोधी नहीं गई है। इसीलिए जो इतना विरोध चुनाव के समय कर रहे थे वो भी आखिरकार हमारे साथ आए, क्योंकि हमने कभी भी ऐसी जातियों को दरकिनार नहीं किया जो हमारे लिए और हमारे साथ हमेशा खड़ी होती है और हमारे देश में उनके विकास में अहम भूमिका रहती है। इसीलिए जिन जातियों को कोई पूछता नहीं था, आज उनको चाहे बैंकिंग सिस्टम से हो, चाहे उनकी जो भी बुनियादी सुविधाएं थी उनको पूरा करने का काम हमारे योगी जी और मोदी जी की सरकार कर रही है। नहीं त्रिपाठी जी, मेरा सवाल ये था कि जो राजभर समाज के पक्ष हो या विपक्ष हो, उनमें जो भी विधायक है आखिर वो इस पे उस मुद्दे पे हम माननीय राजभर जी के साथ क्यों नहीं आते हैं? माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ क्यों नहीं इस बात को? देखिए, मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से कह देना चाहता हूं कि माननीय राजभर जी से भी कहिए कि सरकार से इस चीज पर बात करेंगे, क्योंकि वो भी सदन के नेता हैं और वो भी अगर जैसे आप कह रहे हैं कि हमारे लोग आपके पास नहीं आते हैं, तो सरकार में हम हैं, आपको भी हमारे पास आना चाहिए और अगर आप पॉजिटिव चीजें लेकर हमारे पास आएंगे तो बिल्कुल उस पर सहयोग किया जाएगा और जो भी प्रदेश के हित में और जो भी आप लेकर आएंगे हम उसको करने के लिए आपके प्रतिबद्ध हैं और आप उस पर कभी भी विरोध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम जनता के हितों में जो भी जातियों के हितों में जो भी होगा वो हम सब करेंगे। हाँ, तो जो वही तो मैं बता रहा हूँ, जो विपक्ष के भी जो राजभर समाज के जो विधायक चुन के आए उनको साथ में जब इस बात को सदन में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उठाते हैं तो उनको साथ देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? मैंने आपको माध्यम से सवाल, एक मिनट, मीडिया के माध्यम से पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या वो ये बात उनसे पूछेंगे जो विपक्ष में बैठे राजभर समाज के जो विधायक माननीय जो विधायक है उनसे बात पूछेंगे आखिर आप इस मुद्दे पर ओम प्रकाश राजभर जी के साथ क्यों नहीं आते हैं? इजहार अली जी, मैं एक चीज ये बता दूं आपको सिर्फ कि जिस तरीके से आपने कहा समाजवादी पार्टियों का तो चरित्र करनी और कथनी मैंने बता दी कि जिस तरीके से आज इन्होंने एक प्रत्याशी घोषित किया, ना वो कहीं से जीत रही हैं, ना कहीं समाजवादी के पास कोई वोट है जो उनको जिता सके, केवल और केवल दलित विरोधी और पिछड़ों की विरोधी है। केवल इसीलिए इन्होंने महिला को डमी के तौर पे खड़ा किया है, केवल ये दलित अति पिछड़ों का इसलिए इन्होंने बेइज्जत कराने का काम किया है। ये है इनका चरित्र, ये है इनका चरित्र, ये चरित्र है इनका, ये पूरा प्रदेश जानता है। देखिए, ये सब चला गया समय, आप मुक्ति खा चुके हैं 2022 के चुनाव में, आप किस मुंह से बोल रहे हैं? चुनाव में आजमगढ़ हार गए, रामपुर हार गए, एमएमसी चुनाव हार गए, आप किस तरीके से बोल रहे हैं? आपके पास कोई है ही नहीं, आप केवल टीवी पे बोल के जाइए, इसी कमरों में आराम कीजिए, आपके पास मुद्दे नहीं है, आपके पास कोई भी संगठन नहीं है, आप केवल टीवी पर आके चले जाइए, कुछ नहीं है। खंड का पुल गिरा है, आपने देखा होगा। कहाँ गिरा है मुझे बता दीजिए। अरे इतने बड़े बड़े चैनलों पे चला, आगे आपके चैनल पे समाजवादी का
का कोई चैनल होगा अरे आपने वाह, देख लिया क्या होगा। बात कर रहे हैं आप? देखिए कोई आपको गुम नहीं तो दिखा था क्षति नहीं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे। नोटबंदी आप करें, जनता परेशान हो, कहाँ कोई परेशान दिक्कत हो गए? नहीं। यही तो दिक्कत आप है। देश की जनता जो परेशान चाहती हो, है कोई वो आप दिक्कत जानते नहीं है। आप हिंदू आप मुसलमान जनता करें, की जनता जो परेशान हो कि दिक्कत नहीं। आप देखिए दिक्कत जुमलेबाजी करके जनता को भरमा अगर कर जुमलेबाज कौन है? जनता ने 2014 से बार आप बार बताइए, आप घोषणा नहीं पत्र करेंगे। में अमित भाई देखिए, जिम्मेदारी से देखिए, बता दीजिए, आप- अपना आप- घोषणा पत्र आप- आपने एक को पूरा किया। आप बता देखिए, दीजिए, एक वो घोषणा जनता ने पत्र बता दिया, हमें उत्तर बताने की प्रदेश में जरूरत नहीं कितने है। मेडिकल हम दोबारा कॉलेज उत्तर बनाए, प्रदेश में जीत के उत्तर आए हैं। प्रदेश में ये कितने हमारी जीत है, विश्वविद्यालय बनाए, ये विकास उत्तर करेंगे, प्रदेश उनकी में जीत है। कितनी स्वास्थ्य विकास सेवाएं करेंगे, दी, अनुशासन कुछ कीजिए नहीं भाई हुई, आप लोगों का। आप कुछ किस बात नहीं को हुई, कर रहे हैं? कुछ नहीं। ठीक है, रजिया सर। 108 एम्बुलेंस ठीक है, हमने रजिया सर, देने का ठीक, काम हो किया, गया भाई। समाजवादी पेंशन साबरी देने साहब का के पास हमने चलेंगे, काम बहुत किया, देर से बोले नहीं है। 27 लाख लोगों को हो गया, लैपटॉप देने हो का गया, हमने रजिया काम सर, किया। रजिया सर। आपने तो अपना घोषणा ही हो पत्र गया, पूरा नहीं thank you, किया। thank you। डबल जनता ने इंजन की जवाब दे दिया सरकार, है, डबल आपके इंजन की जवाब की सरकार, जरूरत नहीं है, आपके डबल सवालों इंजन की की जरूरत सरकार, नहीं है। धमका करके, आपका सर्टिफिकेट डरा नहीं करके, चाहिए। धमका करके, ठीक है। डरा करके, साबरी बेवकूफ बना साहब। करके। अच्छा आपने डर के वोट दिया ठीक था है। क्या समाजवादी को? डरे थे क्या आप सरकार में 2017 से 22 के बीच में? अरे डरे थे क्या? आप जिस तरह अरे से आप लोगों ने तो ऐसी गुंडाई आप की है, जिस- उत्पाद मचाया है, अरे लाठी गुंडाई डंडे। तो हम देख रहे हैं आपकी। 370 में जाके जब धारा गुंडाई तो 370 आपकी हम का देख रहे हैं। कैसर बाग में किस गुंडाई तरीके से तो हम गुंडाई आपकी की देख थी? रहे हैं। अब आप कह रहे हैं आप डरे हुए हैं, किस तरीके की बात आपका करते हैं? केंद्रीय मंत्री गाड़ी चला देता, गुंडाई तो हम देख रहे हैं, अरे बहुत वो तो आसानी से देख देखिए, रहे हैं। पहली बार हुआ आपके है केंद्रीय कि अगर मंत्री ऐसी मिश्रा कोई जी, घटना हुई तो हमारे टोनी, नेता के अजय बेटे मिश्रा, को भी टोनी जेल हुई जी है, के हमने बेटे बचाने का संदीप काम नहीं सैनी किया है। गाड़ी लेकिन चलाई अखिलेश किसानों यादव को, गायत्री देश के प्रजापति अन्नदाता, जो रेप का आरोप देश था का उसको भगवान, बचाने के लिए देश के चुनाव भगवान प्रचार की कर रहे गाड़ी थे। उसका चलाई क्या है चरित्र आपका? आप क्या आप किस बात मुंह से बात करेंगे? कर रहे हैं? आप सिर्फ आपका जाति चाम नाम चरित्र पे- चहेगा। प्लीज, हो गया, हो गया भाई, हो गया, हो गया, thank you, thank you, आप ये बात please। करते रहिए। साबरी साहब के पास चलेंगे, हो गया, रजिया सर, रजिया सर, बांटेंगे, प्लीज, जनता को प्रजापति की हो पत्नी गया। साथ इलेक्शन जीत राज- गई हैं। ठीक है, ठीक है, जनता ने साहब, साथ वोट दे दिया ठीक है, है, उनको साबरी विधायक साहब, बनाया साबरी है। साहब, साबरी साहब, ये जो भी देखिए, बातें नितिन चिल्ला जी- रहे हैं रजिया हसन, जिन बातों को लेकर के, इन अरे, बातों को हाँ, लेकर ये के 22 पूरा- में भी आए थे, कोई फायदा हाँ। नहीं हुआ, ये बेफिजूल के मुद्दे हैं, आप जी बताइए जी क्या नितिन जी, देखिए ये सपा और भाजपा की जो नूरा कुश्ती है, ये हाँ। देश 30 साल से देख रहा है। हाँ, आप समझ रहे हैं? जी। देखिए मुसलमान जो है इस हिंदुस्तान में दो तरह की पार्टियां, एक सांप्रदायिक कही जाती है, एक सेकुलर कही जाती है, मतलब धर्मनिरपेक्ष। हाँ। और ये दो वो पार्ट है चक्की के, इन दो पार्टों के बीच बेचारा मुसलमान पिस रहा है। और जहां तक हम मुसलमानों की बात नहीं करेंगे, जैसे हमारे भाजपा प्रवक्ता या नेता कह रहे थे अमित त्रिपाठी जी, कि देश के अंदर भ्रष्टाचार खत्म हो गया। तो नितिन जी आप समझ लीजिए, आप भी जर्नलिस्ट हैं, जो फाइल ऑफिस में 50 रुपए में खोज दी जाती थी, आज 500 रुपए दिए तब वो खोज के निकालता है, वरना 100 रुपए बुला दिए तो बुरी तरह मुंह बनाता है। दूसरी चीज, जिन दलितों की बात ये कर रहे थे, तो इनको याद नहीं है, तो मैं बता दूं, पिछली सरकार में इनके 2450 इनकाउंटर हुए थे, जिसमें 1250 दलित थे, 800 के आसपास ब्राह्मण थे और प्लस मुस्लिम थे। तो अब इनसे ये पूछे किसके साथ हैं? ठाकुर कितने इनकाउंटर हुए, जरा ये मुझे बता दें, या विपक्ष के कितने इनकाउंटर हुए? नहीं, ये बात नहीं, ये उंगली ना उठाइए, ये पूरी बात सुन लीजिए। मैं आपको आईना दिखा रहा हूँ त्रिपाठी थोड़ा सारा, उसको समझ लीजिए कि जिस तरीके से इन्होंने विपक्षियों को टारगेट कर करके मारा, वो बिल्कुल जितनी भी उसकी निंदा की जाए कम है। मैं जातिवादी आदमी नहीं हूँ, ना जातिवाद पे बात करता हूँ, लेकिन जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आता है तो एक वर्ग कह जाता है, ये बड़ी टीस वाली बात है। और ये टीस मुसलमानों को नहीं है, ये टीस ठाकुरों को भी है, ये टीस ब्राह्मणों को भी है, ये टीस दलितों को भी है। और ये जो झूठ बोलने वाली आदत है, खत्म करें। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वर्ग कौन है, ये पता नहीं चल पा रहा अभी सही से। 2022 में नितिन जी, इनको दलितों ने भी वोट दिया, मुसलमानों ने भी 11% वोट दिया। उसके बाद ये कहते हैं कि साहब एक वर्ग का हमें वोट नहीं मिला। अब इससे ज्यादा शर्मनाक बयान और क्या हो सकता है नितिन जी? ठीक है अमित भाई, देखिए सबसे पहले तो ये जिस तरीके की बात की है कि एनकाउंटर जो थे वो जातियों को थे। पहली चीज, अपराधियों का कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता है। और जिस तरीके से इन्होंने आगे मैं बात अपराधियों का धर्म नहीं होता है। बहुत डिस्टर्ब है आप, मानसिक दिवालियापन आपका दिख रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सुनिए सुनिए सुनिए, नहीं मैं कह रहा हूँ ना आपसे, आप जिस तरीके से ब्राह्मण के ठेकेदार बन गए, ब्राह्मण मैं आपके सामने बैठा हूँ, ब्राह्मण के ठेकेदार मत बनिए, पहली बात। और जहां तक कि ब्राह्मणों की एनकाउंटर की बात आप कर रहे हैं, ब्राह्मण विकास दुबे जो कि एक हत्यारा था, जिसने एक सीओजी जो भी ब्राह्मण था उसकी हत्या कराने का काम किया था, आप ठेकेदार मत बनिए। कौन आशीष मिश्रा? आशीष मिश्रा जेल के पीछे, आप क्या बात कर रहे हैं? क्यों घर नहीं गिरा, बुलडोजर क्यों नहीं चला? देखिए किसी भी देखिए अपराधी के उसने ऊपर किसी भी उसके साथ देखिए खेला किसी जा रहा है, भी खुला हुआ। आप गरीब का को उसे देख रहे हैं? वो नहीं किया था। धनंजय सिंह देखिए कहाँ है? देखिए आप सबसे बड़ी चीज है, आप तो यहाँ ब्राह्मण पर बैठे आदमी लोगों की हैं। मानसिकता में आपने जाति का विकास जहर है और ये आपने जहर निकल नहीं पा विकास रहा नहीं है। कही। देखिए आपने सारे धनंजय विरोधी सिंह की हैं, बात क्यों नहीं सारे कही? लोग यहाँ आपने पर और बैठ लोगों के
आगे प्रदेश की जनता के हितों के साथ खिलवाड़ करोगे तो रोगियों से पूछा जाएगा उसको, कोई भी हो, किसी भी तरीके का इंसान हो। कब चलेगा बताइए ना। अरे बुलडोजर चल रहा है। अरे आपके दर्द होना नाचनी है, आप लोगों के दर्द होना नाचनी है। अरे कौन से किसान के ऊपर चलाई? आपने तो महिलाओं को नहीं छोड़ा, आपके नेता तो महिलाओं के अंगवस्त्र बना गए थे। क्या कार्रवाई की आपने? इस तरीके की बात कर रहे हैं। या भगवान देश का अन्नदाता हमारा, उसको आपने नहीं छोड़ा, उसमें तो बुलडोजर चल गया। आप बताइए खत्म करते हैं। सत्ता नहीं बना पाए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में जुड़ने के लिए, सुनने के लिए। नेता मत बनिए। मैं तो ब्राह्मण हूँ, तो नहीं बनूंगा। आप बनिए जाके अपने स्वयं के नेता। आप पूछिए सरकार से, खुशी दुबे को इंसान कब दिलाएंगे आप बताइए। खुशी दुबे का क्या प्लीज हो गया भाई, अमित भाई प्लीज रफियासन प्लीज। थैंक यू आप सभी मेहमानों का इस डिबेट में जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। तो देखिए बहुत ही हो गया इजहार भाई, हो गया। थैंक यू। हाँ थोड़ा जल्दी। सुहेल देव, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी सर्व समाज के उत्थान के लिए और एक संकल्प के साथ, मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ कि सहयोग आपका और संघर्ष हम सबका। बिल्कुल सर। इसी की जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसी मूल मंत्र को लेकर हम जनता के बीच में है और लगातार गांव गली और जगह जगह हम काम कर रहे हैं और यही इसी को लेकर हम 2024 के चुनाव में जाएंगे और जनता के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने का काम करेंगे। जनता को विश्वास है कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का जो ये प्रतीक चिन्ह है, ठीक है सर, मैं थोड़ा कम में खत्म करूंगा, ये हम पार्लियामेंट में लेके पहुंचे। ठीक है। थैंक यू आप सभी मेहमानों का इस डिबेट में जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। तो 24 के लिए जो मंथन है वो लगभग सभी राजनीतिक दलों में चल रहा है, लेकिन बीजेपी इसमें काफी अव्वल है, क्योंकि लगातार अपने संगठन को मजबूत करना, अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचाना और उसको लेकर के किस तरह से आगे, किस तरह से सरकार काम करेगी, उसको बताने का प्रयास जो है वो लगातार सरकार की तरफ से चल रहा है। लेकिन इसी बीच जो मुख्यमंत्री का बयान आया है उसको लेकर के कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक दल और कुछ लोग काफी उस बयान से नाराज हैं। लेकिन ये सारे मुद्दे पहले भी उठते आए हैं और विपक्षी पहले भी चिल्लाने के बाद निष्क्रिय हो गए हैं। तो 24 में इसका कितना असर होगा ये देखना है। आज के इस डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए नमस्कार।